Good evening, students. Welcome to our online chemistry classes गुरुजी 4.0। हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपनी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, तो चैप्टर रहेगा अपना आज सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजेनस मिक्सर होता है। मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more than two components। क्या कहा हमने? कि जो सॉल्यूशन है वो दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सर है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट अपने सॉल्यूशन को बनाते हैं। लेकिन अब एक नया टर्म अराइज हो गया यहाँ पे, और वो है अपना क्या? होमोजेनस मिक्सर। क्या टर्म अराइज हुआ यहाँ पे? होमोजेनस मिक्सर। तो व्हाट इज द होमोजेनस मिक्सर? तो अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? द मिक्सर विच, या फिर दैट्स लिखते हैं अपन यहां पे, द मिक्सर दैट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म everywhere of the solution। क्या कहा इन्होंने? कि होमोजेनस मिक्सर वो होता है जिसका कंपोजिशन और जिसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के हर जगह क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सर हम उसको कह देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो पार्ट, क्या? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हो? सेम हो, तो उसको हम होमोजेनस मिक्सर कह देंगे। चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद में हमें लिखना होगा क्या? कि अगर जो सॉल्यूशन है वो टू कंपोनेंट से मिलकर के बना हो। मैंने क्या कहा? इफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स, अगर हमारा सॉल्यूशन है वो टू कंपोनेंट से मिलकर के बना है, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल लिखेंगे इस बाइनरी सॉल्यूशन का। तो एग्जाम्पल है सोल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारे बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरा सॉल्यूशन है वो थ्री कंपोनेंट से मिलकर के बना है, यानी कि इफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट्स,
तो मैं उसको कहूंगी टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? टर्नरी सॉल्यूशन कह दूंगी। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि जितने कंपोनेंट मिक्स होंगे उसी तरीके से अपना सॉल्यूशन बनता जाएगा। जैसे कि मान लो 4 कंपोनेंट को मिला दूंगी तो क्वाटर्नरी। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन बनते जाएंगे। लेकिन जनरली जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी होता है। कौन सा होगा? तो मैं क्या लिखूंगी? जनरली बाइनरी solutions are used। जनरली कौन से सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट आपका होगा सॉल्वेंट। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? 2 पार्ट होंगे। एक तो आपका होगा सोल्यूट और दूसरा आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होगा? अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखिए, सॉल्वेंट है वो क्या करता है? आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? सॉल्वेंट, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं अपन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन is determined by सॉल्वेंट। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? वो डिटरमाइन की जाती है हमारे सॉल्वेंट से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां देखिए कि सॉल्यूट किस में डिजोल्व होता है? सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है और क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो इस बेसिस पर मैं आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन बताऊंगी। यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो देखिए। सबसे पहला आपका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो इसको डिफाइन करते हैं हम। द सॉल्यूशन which contain maximum amount of solute can be dissolved at a given टेम्परेचर। क्या कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है
जिसमें आपका जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व रहता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्या कहा? एक मैक्सिमम अमाउंट में वो प्रेजेंट रहता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट मीन्स no more solute, और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। ठीक है, ये क्या है? आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब उसके बाद में दूसरा पार्ट इसका मैं क्या लिखूंगी? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई? वो आपको डिफाइन करना है कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, ये सेचुरेटेड है तो सॉल्यूशन क्या करेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन रखेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उससे कम सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन which contain less solute than maximum amount of solute can be dissolved at a given temperature। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? दैट मीन्स मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो क्या लिखूं यहां पे मैं? दैट मीन्स मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या बताया, एक तो होता है सेचुरेटेड में क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उसमें जितनी अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उससे कम अमाउंट में सॉल्यूट वहाँ रहेगा, तो हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप क्या आएगा आपका? सुपर सेचुरेटेड। थर्ड टाइप क्या आएगा? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? यहां पे मोर देन सॉल्यूट इज प्रेजेंट देन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं ऐसे लिख देती हूँ भाई, डेफिनेशन बाकी किसकी चलेगी? सेचुरेटेड सॉल्यूशन की चलेगी। तो यहां क्या लिख देते हैं अपन? हम यहां लिखेंगे द solute is present more than किससे? the maximum amount of solute, the maximum amount of solute can be
dissolved at a given टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अपना था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब क्या करें, अब ये बताया जाएगा कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो टाइप के हैं। तो हम अब सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो मैं यहां पे लिखूंगी क्लासिफिकेशन of solution on the basis of physical state। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, अब कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा है लिखेंगे। पहला है गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें आपका सॉल्वेंट है, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अपन ने लिखा था कि सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। फिर सॉल्यूट क्या होना चाहिए भाई। अब भाई सॉल्यूट कोई सा भी हो सकता है। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है, और आपका गैस हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट तो गैस होगा और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है भाई। दूसरा टाइप क्या आता है आपका, दूसरा टाइप आता है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा चलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन इसमें चलेगा। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, तो फिर वही बात, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट का क्या होना जरूरी है, सॉल्वेंट का लिक्विड होना जरूरी है। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो फिर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। ठीक है। थर्ड टाइप क्या होगा, थर्ड टाइप होगा यहाँ पे आपका कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि अब अपने को क्या लिखना है। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए सॉलिड। ठीक है। और सॉल्यूट क्या होना चाहिए भाई, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वही सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। क्लियर है। ये इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक टेबल के बेसिस पर। किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, एक टेबल बना करके हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा कि सोल्यूट क्या होगा। तीसरा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट क्या होगा। और लास्ट में इसका हम पढ़ लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन कौन सा था, गैसियस था। तो मैं यहां पॉइंट आउट कर दूंगी किसको, गैसियस सॉल्यूशन को।
गैसियस सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था, गैसियस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्यूट मैंने मान लो सबसे पहले गैस ही लिया, और सॉल्वेंट भी मैंने क्या ले लिया, गैस ले लिया। गैस ही लेना पड़ेगा क्योंकि गैसियस सॉल्यूशन है, तो इसकी फिजिकल स्टेट को कौन डिफाइन करेगा, अपना सॉल्वेंट ही तो करेगा। तो गैस में गैस मिक्स करने पर हमारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, O2 प्लस N2 का मिक्सर, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मिक्सर ऑफ N2 एंड O2, ये इसका एग्जाम्पल होगा। दो गैसों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आप याद रखेंगे कि गैसेस होती है ना, वो हर मतलब अमाउंट में बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या होती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। यानी कि दो गैसें हमेशा होमोजेनस मिक्सर बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्सर ऑफ गैसेस इज हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा होमोजेनस। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट पढ़ा जिसमें हमने सॉल्यूट क्या लिया, गैस लिया। अब दूसरा हम लेंगे यहाँ सॉल्यूट हमारा लिक्विड। अब सॉल्यूट तो लिक्विड हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट तो अभी भी क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। यानी कि लिक्विड जब गैस में प्रेजेंट रहे, लिक्विड है वो किस में प्रेजेंट रहे, गैस में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किस में प्रेजेंट है, N2 गैस में। क्लोरोफॉर्म किस में प्रेजेंट है, N2 गैस में प्रेजेंट है। या फिर आप क्या ले सकते हो, वाटर वेपर इन एयर। इसका दूसरा एग्जांपल मैं क्या लिख सकती हूं, वाटर वेपर इन एयर। ठीक है। तो ये अपना किसका एग्जांपल हुआ, लिक्विड जब किस में डिजोल्व हो, गैस में। अब थर्ड लूंगी मैं इसमें सॉलिड का, कि सॉलिड है वो किस में डिजोल्व हो, गैस में। सॉलिड किस में डिजोल्व हो, गैस में। याद रखो सॉलिड किस में डिजोल्व हो, गैस में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका स्मोक, धुआं। चलो ठीक है, ये हो गया। और सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में। एग्जाम्पल कौन कौन आ सकता है, आपका I2 आ सकता है, आपका कैम्फर आ सकता है, और आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसमें आ सकता है। तो गैसियस सॉल्यूशन के ये टाइप मैंने देखे। ठीक है, यहाँ अपना पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ मेरा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट, जो कि कौन सा था, हमारा गैसियस सॉल्यूशन था। अब आता है हमारा दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आएगा इसमें, और दूसरा टाइप क्या चलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा टाइप चलेगा लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा चल रहा है, लिक्विड। ठीक है, वही अपन लेंगे। मान लो ये मैंने गैस ले लिया, अब सॉल्वेंट मेरे को लेना पड़ेगा, कौन सा, लिक्विड लेना पड़ेगा। तो मैंने लिक्विड ले लिया। अब बताएं, गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। सबसे प्यारा एग्जांपल है आपका फेवरेट, सोडा वाटर। क्या है, सोडा वाटर। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे, लिक्विड मिक्स है लिक्विड में। लिक्विड किस में मिक्स है, लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एल्कोहल। एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या लेंगे, सॉलिड। सॉलिड किस में डिसॉल्व है, लिक्विड में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ये वाला एग्जाम्पल। तो सॉलिड किस में प्रेजेंट है, लिक्विड में। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, शुगर प्लस वाटर,
शुगर सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन। अब थर्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो थर्ड क्या होगा हमारा, भाई लिक्विड हो गया, गैसियस हो गया, अब थर्ड आ जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, जो कि हमारा थर्ड टाइप है। ठीक है, अब यहां आपका सॉल्यूशन का टाइप चल रहा था, यहां आपका क्या था, सॉल्यूट था, यहां आपका क्या था, सॉल्वेंट था, और यहां क्या चल रहा था आपका, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से हमारी टेबल चल रही थी। ठीक, अब थर्ड टाइप है अपना। थर्ड टाइप में देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूट क्या लेंगे, वही गैस। क्या लेंगे, गैस ले लेंगे। अब सुनो, गैस को डिसॉल्व करेंगे किसमें, सॉलिड में। गैस को किस में डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस पीटी। ये एग्जांपल अपन बहुत लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजनेशन जब करवाते हैं तो ये एग्जांपल हम लेते हैं। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एडजॉर्प्शन ऑफ gases on the metal surface, on the metal surface, NaH2 प्लस PT, NiPT। ठीक है, ये भी ले सकती हूँ मैं। निकल को भी मैं किसमें, निकल की प्रेजेंस में H2, ये सारे एग्जाम्पल, PdH2, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। ठीक है, इसी में दूसरा क्या आ जाएगा, सोल्यूट में क्या ले लूं, लिक्विड, और सॉल्वेंट हो जाए सॉलिड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार बोर्ड ने एग्जाम में ये पूछा भी है कि इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, अमलगम, कि मरकरी है वो किसी मेटल में प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका सोडियम अमलगम, आपका जिंक अमलगम, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पार्ट क्या आएगा आपका, सॉलिड। सॉलिड किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में, और सॉलिड सॉलिड में प्रेजेंट है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके अलॉयज। आपके क्या अलॉयज होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि देखो एक बार, अलॉयज में क्या है, ब्रास, आपका ब्रास। ब्रास किससे मिलकर के बना होता है भाई, ब्रास मिलकर के बना होता है कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर प्लस जिंक से। दूसरा ब्रोंज लिखते हैं अपन, ब्रोंज, और ब्रोंज बनता है कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, गोल्ड में कॉपर को मिक्स करते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, ये एग्जाम्पल हो गए सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करने के। तो ये हमारा थर्ड टाइप का भी क्या कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने किसका क्लासिफिकेशन कर दिया, हमारे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर दिया। और कितने टाइप का हुआ, टोटल 3 टाइप के ये हो गए। यहाँ पे टोटल कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के ये सॉल्यूशन हो गए। ठीक, इसके बाद में हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम, हमारी हेडिंग क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, या मैं लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है,
आपने कभी नींबू पानी बनाया है? नींबू पानी में आप क्या करते हो? पानी में आप नींबू और क्या डालते हो? शुगर मिक्स करते हो। आप हमेशा ये कहते हो चीनी कम है, आप ये कहते हो चीनी कम है, यानी कि यहाँ जो चीनी है वो आपके उस सॉल्यूशन की क्या बना रही है? कॉन्सेंट्रेशन बना रही है। क्या बना रही है? कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। द अमाउंट of solute present in the solvent or solution is known as the concentration of solution। ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन करूंगी किसको, what is the concentration। तो concentration क्या है वो अपन लिखते हैं। तो concentration क्या है भाई? the amount of solute present in a given solvent or solution is known as concentration of solution। यानी कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो अमाउंट डिसॉल्व रहता है वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है? कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या बताती है? तो भाई कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करती है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? द composition of solution represent by the concentration, represent by the concentration। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन कौन रिप्रेजेंट करता है? वो करती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, अब हमें देखना है कि कितने टाइप से हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि तो मैं लिखूंगी देयर आर फॉलोइंग types of concentration units। concentration units, अब कौन कौन सी यूनिट्स है वो लिखते हैं अपन। मेनली 2 है। पहली है आपकी वेट यूनिट्स, वेट यूनिट्स, जिसको इन शॉर्ट हम W/W यूनिट्स कहते हैं। दूसरी है वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? W/V यूनिट्स कहते हैं। फिर थर्ड वॉल्यूम परसेंटेज आती है, वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि ये यूनिट्स है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? वेट यूनिट्स को ले लेते हैं। वेट यूनिट्स,
ये क्या हुआ? पहला कौन सा है अपना? वेट, वेट यूनिट्स, ठीक है। अब ये वेट वेट यूनिट्स क्या है? दो बार वेट वेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख रहे थे? W/W। क्या है भाई? याद रखना सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे याद रखना कि सॉल्यूट भी किस में लिया जाएगा? सॉल्यूट का भी वेट लिया जाएगा और सॉल्वेंट का भी क्या लिया जाएगा? वेट। क्या कहा मैंने? कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनमें सॉल्यूट का भी क्या लिया जाए? वेट लिया जाए और सॉल्वेंट का भी क्या लिया जाए? वेट लिया जाए। तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या कहलाती है? वेट वेट टर्म्स या वेट वेट यूनिट्स कहलाती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स in which solute and solvent both are taken in weight। और वेट कहाँ किस में लेंगे? तो ग्राम में या किलोग्राम में? तो वेट आएगा ग्राम में, ठीक है। टेकन इन वेट, यानी कि दोनों को ही किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेट में लिया जाएगा। उसको हम कहेंगे वेट वेट यूनिट्स। अब देखो दोनों ही क्या है? वेट है। तो बेटा वेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं क्या कहूंगी? दीज यूनिट्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। मैंने क्या कहा? कि जो ये वेट वेट यूनिट्स होगी ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर आपके वेट को अफेक्ट नहीं करता है। तो कौन कौन सी होती है? तो ये देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ दीज यूनिट्स। इन यूनिट्स के कौन कौन से टाइप हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले है आपका मोलेलिटी, दूसरा है आपका मोल फ्रैक्शन, फिर थर्ड है मास परसेंटेज, और फोर्थ है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, वापस से देख लीजिए। पहला है आपका मोलेलिटी, दूसरा है आपका मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मास परसेंटेज और चौथा है ppm। क्लियर? अब इनको एक एक करके हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हमारी मोलेलिटी को। किसको डिफाइन कर रहे हैं? मोलेलिटी को। तो भाई मोलेलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। जब आपके जो मोल्स हैं, जो आपके सॉल्यूट है, उसके मोल्स किस में डिजोल्व रहे? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो आपकी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी? मोलेलिटी आएगी। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी? मोलेलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ
solute present in 1 kilogram और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व है, किस में प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होगी, आपकी मोलिलिटी। अब यहां पे मोलिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलिलिटी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस भी अपन लिख सकते हैं यहां पे टर्म रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में आएगा, किलोग्राम में। अब देखो मोल, अब एक चीज याद रखना कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सुनो, अब मान लो कि ये हमारा कोई कंटेनर है और इसमें मैंने मेरा सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है, और सॉल्वेंट और यहाँ मैं इसमें मिक्स कर रहे, ये तो मेरा क्या है, सॉल्वेंट, और मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सॉल्यूट, तो मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्वेंट को अगर रिप्रेजेंट करूं बी से, किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी से, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं ए से, समझना। तो सॉल्यूट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो इसके जो मोल होंगे, सॉल्यूट के जो मोल होंगे वो हो जाएंगे Na, और सॉल्वेंट के जो मोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, Nb। सॉल्यूट का जो मास होगा वो हो जाएगा Wa, और इसका जो मास होगा या वेट में लिख सकती हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा Wb। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बताओ कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखूं, तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, Na अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मैं क्या लिखूंगी, Wb, और किस में आएगा ये, किलोग्राम में। क्लियर है, ठीक। अब देखो Na, ये मोल 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपका मोल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, और मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो देखो मास तो कितना है, Wa, भाई अपन Na निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ये Na इक्वल्स टू क्या होगा, Wa अपॉन Ma, यानी कि Na की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Wa अपॉन Ma, जहां Wa तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और Ma क्या है, चाहे तो मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट लिख सकती हूँ, चाहे मैं इसको मॉलिक्यूलर मास लिख सकती हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अब मेरे को ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी होगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, Ma इक्वल्स टू Wa अपॉन Ma इंटू Wb, और W किस में चल रहा है अभी अपना, किलोग्राम में चल रहा है। अब मानो कि मैं इसको ग्राम में लूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा
इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू WB। किस में लेऊंगी मैं इसको? ग्राम में। तो मेरे को ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1000 से। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? मेरी मोलेलिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया? मोलेलिटी का। अब इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला मोलेलिटी में पूछ सकते हैं, चाहे तो ये पूछे, चाहे आपको ये वाला पूछे। चाहे आपको ये वाला पूछे या फिर किलोग्राम वाली टर्म का पूछे, ये वाला। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। इसमें आ जाएगा आपका ये वाला बॉक्स। कोई सा भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई मोल्स दे दे, मान लो मास दे दे, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी? मोलेलिटी। आप सबको याद रखना है मोलेलिटी कौन सी टर्म है? W/W, यानी कि वेट बाय वेट। इसका मतलब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट ये रहेगी। टेम्परेचर से क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट ये रहेगी। अब मैं यहाँ दूसरी टर्म ले रही हूँ अपनी, कौन सी? मोल फ्रैक्शन। क्या ले रही हूँ? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। काई ऐसे, काई को आप जनरल एक्स से लिखोगे, लेकिन थोड़ा एक्स, भाई थोड़ा सा ऐसे लिख दो एक्स को, तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, याद रखेंगे। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला, ठीक है। मैंने क्या कहा कि सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है। इसके मोल्स को मैं Na से और इसके मोल को मैं Nb से, इसके मास को मैं Wa से और इसके मास को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? Wb से। अब मान लो कि इसके मोल फ्रैक्शन को मैं XA से, काई ए मतलब, और इसके मोल फ्रैक्शन को मैं काई बी से डिनोट करूंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखें आप कि मान लो हमने सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो मुझे मान लो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। किसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है? सॉल्यूट की निकालनी है। तो मैं उसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। देखो मैंने क्या कहा? द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वापस से समझ लो क्या कहा। अगर मान लो आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, आपको किसी एक कंपोनेंट का, जैसे कि मान लो आपका कंपोनेंट आप सॉल्यूट ले रहे हो और उसका आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है उसके मोल्स ले लो और टोटल मोल्स दोनों का रेशियो ले लो, वही उसकी उस कंपोनेंट की क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन। तो मैं क्या लिखूंगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in a solution is defined as the ratio of moles of that component
and total moles is known as mole fraction of that component। क्या कहा मैंने कि अगर किसी सॉल्यूशन में आप किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। किस किस का, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। total moles of solution is known as mole fraction of that component। अब मान लो कि मुझे सॉल्यूट, मुझे किसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्यूट की। तो मैं एक बार लिख रही हूं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को मैं किससे डिनोट कर रही हूं, ए से। किससे डिनोट कर रही हूं मैं, ए से। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, एक्स ए। देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को मैं किससे डिनोट कर रही थी, ए से डिनोट कर रही थी, तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, एक्स ए। ठीक है, तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, उस कंपोनेंट के मोल्स आपको लेने पड़ेंगे। तो उस कंपोनेंट के मोल क्या है, एन ए है। देखो आप पीछे देखो, आपने क्या कहा, आप सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो इसके मोल क्या है आपके, एन ए आ रहे हैं। तो एन ए अपॉन क्या कह रहा है, अपॉन ये कह रहा है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल कौन बनाएगा, एन ए और एन बी आपस में मिल करके। तो आप क्या लिखेंगे, एन टी। अब एन टी को मैं, एन टी क्या है, एन टी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्स ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये किसका किसका मोल फ्रैक्शन आया, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। अब हमें ये भी पता है कि एन ए इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी क्या है, एन बी बराबर है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये टर्म्स आप यहाँ पे रख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वापस से ये आएगा यहाँ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आप मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मैं किसकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ हमारे सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे में लिख सकती हूँ। और फिर वही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, वही एक्स बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये लिख देंगे। तो इस तरीके से हम, ये किसकी मोल फ्रैक्शन हो गई, ये मोल फ्रैक्शन हो गई हमारे सॉल्वेंट की। किसकी मोल फ्रैक्शन हो गई, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन हो गई, है ना। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारा सॉल्यूशन कितने ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। इट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। एक्स ए की वैल्यू क्या थी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी,
और एक्स बी की वैल्यू क्या थी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यानी कि एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई। तो ये ऐसे कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितने ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, उसकी जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम ऑलवेज कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स ए इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी क्या होगा, एक्स बी इक्वल्स टू होगा 1 माइनस एक्स ए। ये भी आपको रिमाइंड रखना है। ठीक है, ये भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद में आपका क्या आएगा कि मान लो मैं यहाँ पे मोल परसेंटेज निकालना चाहूँ, मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज क्या होती है, वो होती है आपकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 आपका मोल परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये मैंने W/W की कौन सी टर्म पढ़ी, ये मैंने W/W की दूसरी टर्म पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे तीसरी टर्म, और तीसरी टर्म क्या है हमारी, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करेंगे, W/W परसेंटेज से। कैसे लिखेंगे, W/W परसेंटेज से। इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए, W/W परसेंटेज का इक्वल्स टू करके लिखेंगे नंबर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको पता ही है कि जो मास होता है वो 100 में निकलता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मान लो सॉल्यूट अपना क्या था, ए था, उसका मास क्या था, WA, तो W/W परसेंटेज क्या होगा, WA अपॉन, अब सॉल्यूशन में तो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, तो WA तो क्या है आपका, WA तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, और WB आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, तो दोनों को किस में लेंगे अपन, ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना क्या, मास परसेंटेज। फिर फोर्थ आता है अपना PPM। फोर्थ क्या आता है, PPM। ठीक है, अब PPM क्या है वो देख लेते हैं। PPM की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। PPM क्या होता है डायरेक्टली, PPM इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्ट्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये आपके किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये PPM का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने किसका फॉर्मूला बना लिया, ये PPM का फॉर्मूला बना लिया। तो इस तरीके से हमने W/W क्या निकाला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल ली। ठीक है, इसके बाद में देखो आती है हमारी कौन सी यूनिट,
W/V, W/V यानी कि वेट वॉल्यूम यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स आती है? वेट वॉल्यूम यूनिट्स। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम यूनिट्स क्या होती हैं वो देखते हैं अपन। वेट वॉल्यूम यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। कौन सी यूनिट है? वेट वॉल्यूम यूनिट्स। वेट वॉल्यूम यूनिट्स कौन सी होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिसमें आपका सॉल्यूट का तो लिया जाएगा वेट, और आपके सॉल्यूशन की क्या ली जाएगी? वॉल्यूम। क्या कहा? दोज यूनिट्स in which solute is taken in weight and solvent is taken in वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये तो हमने लिख दी कि सॉल्यूट का तो हम क्या लेंगे? सॉल्यूट का तो हमें लेना है वेट, सॉल्यूट को तो लेना है वेट में, और सॉल्वेंट को लेना है हमें वॉल्यूम में। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ रही है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म is temperature dependent। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो टेम्परेचर पर क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, अब उसके बाद में अब कितने टाइप्स हैं इसके, ये कौन कौन से टाइप की होती हैं वो हम इसमें लिखेंगे, लेकिन इनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइप्स अपन देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। एक तो है आपकी मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एक है आपकी नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एक आएगी आपकी क्या? फॉर्मेलिटी, जिसको हम F से डिनोट करेंगे। ये हमारी क्या है? इसके बाद में इसमें जो देखो हमने वहाँ मास परसेंटेज पढ़ा था, यहाँ हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? V/V परसेंटेज। ठीक है, ये चार टर्म्स हम किस में पढ़ेंगे? वेट वॉल्यूम यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा उसको रिव्यू देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक कैसा मिक्सर बताया मैंने? होमोजेनस मिक्सर बताया, जिसमें कितने 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। लेकिन मैंने सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सर बताया। होमोजेनस मिक्सर कौन होता है? जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के हर जगह क्या होती है? सेम होती है, यानी कि यूनिफॉर्म बना रहता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या कहा कि अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? टर्नरी सॉल्यूशन होगा। और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। अब उसके बाद में मैंने क्या कहा कि जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो बाइनरी होता है, और बाइनरी है तो उसके 2 मेन पार्ट है, एक सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूट होगा वो लेस अमाउंट में होता है, और आपका जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। और लार्जर अमाउंट में होने के साथ साथ ये क्या बताता है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन बताता है, यानी कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा वही क्या होगी? आपके सॉल्यूशन की स्टेट होगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि सॉल्यूट
सोल्यूट कितना घुला हुआ है हमारे सॉल्यूशन में, सोल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर मैंने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था। पहला मेरा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में घुला हुआ है, उससे ज़्यादा मैं सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकती, तो वो आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने यहाँ बताया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा कि जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे कम अमाउंट अगर सॉल्यूट की प्रेजेंट है, तो वो आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद में थर्ड टाइप था हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या था, सुपर सैचुरेटेड, यानी कि जितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा सॉल्यूट अगर प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और इसमें पता है क्या होता है, जो आपका सॉल्यूट है ना, उसको अगर आप ज़बरदस्ती भी घोलते हो तो उसका क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉल्यूशन का हमने क्या किया था, फिजिकल स्टेट पर क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया। तो 3 टाइप्स वहाँ पे थे, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, गैसियस में आपका आपका सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा, लिक्विड में आपका सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड में होगा, क्योंकि ये लाइन हम दे चुके कि सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को क्या करता है, फिक्स करता है। फिर हमने इस बेसिस पर कितने टाइप के, हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन को अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू क्या कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फिर सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या बताती है, किसी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को बताती है। ठीक है, किसको बताती है, द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट बाय द कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने लिखा है। फिर क्या कहा कि मेनली फॉलोइंग टाइप्स की जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है वो कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। कौन कौन सी है, वेट यूनिट्स, वेट वॉल्यूम यूनिट्स और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखो इसमें आप वेट यूनिट्स में मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन टर्म्स जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही क्या लिया जाता है, दोनों का ही वेट लिया जाता है, वो वेट यूनिट्स होती हैं। और वो कितने टाइप की होती हैं, मोलेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन है। मोलेलिटी क्या थी, मोलेलिटी क्या थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम एंड 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसका फॉर्मूला ये आ गया था। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है क्योंकि दोनों ही राशियां किस में है, मास में है। अब उसके बाद में देखेंगे आप, दूसरा हमने लिया था मोल फ्रैक्शन, डिनोट कर रहे हैं काई से, डिनोट किससे कर रहे हैं, काई से। और मैंने क्या कहा, किसी भी कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो उसके मोल्स और टोटल मोल्स का हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर मैंने क्या कहा कि अगर हमारा सॉल्यूशन कितने ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, अगर उन सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद में मास परसेंटेज था। मास परसेंटेज कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो लेकर के उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो W/W परसेंटेज आ जाता है। और हमने फिर पीपीएम को लिखा, पीपीएम क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁶ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। और ये जो है, ये वाला पार्ट है वो हम कल की क्लास में रिपीट करेंगे, क्योंकि अगली टर्म है अपनी वेट वॉल्यूम टर्म। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।